नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 1 क्लास 6 का पाठ बचपन इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और MCQ भी बनाई हूँ। और क्लास 6 बसंत और राम कथा भी मैं बना चुकी हूँ। तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। आप पाठ पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि लेखिका बचपन में उनके बचपन में इतवार मतलब रविवार के दिन वे अपना क्या क्या काम करती थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका इतवार मतलब रविवार की सुबह पहले अपने मोजे धोती, क्योंकि नौकर या नौकरानी से इन्हें धुलवाने की मनाही थी। मतलब मना थी, नौकर या नौकरानी उसको नहीं धो सकते हैं। खुद अपना काम बच्चों को अपना ही करना चाहिए। फिर क्या करते थे वो लोग, जूते पॉलिश करके उन्हें कपड़ा या ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर, लेखिका बताती है कि अब बचपन की रुचियों में भी बदलाव आ गया है। स्पष्ट करती है कि जब वे छोटी थी तब घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो थे और टेलीविज़न नहीं थे। उनके बचपन वाली कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में बदल गई है। कचौरी समोसे का स्थान अब पैटीज ने ले लिया है। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर अब कोक और पेप्सी का चलन है, मतलब कोल्ड ड्रिंक का चलन है। लेखिका के बचपन में कोक नहीं मिलती थी, उसकी बजाय क्या मिलती थी, लेमनेड और विम्टो मिलते थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर, लेखिका दिन की रोशनी में काम न करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, जिस कारण आँखों पर बहुत जोर पड़ने से उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चचेरे भाई मज़ा लेने के लिए उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूड़ की। चौथा प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखें। उत्तर है, बचपन में लेखिका चॉकलेट, फल, चेस्टनट, चने जोर गरम व अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। उन्हें पसंद प्रमुख फलों में थे खट्टे मीठे काफल, रसभरी व कसमल। अब संस्मरण से आगे का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यचकित जनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। उत्तर, मुझे आज अनेक चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, विभिन्न प्रकार के टेलीविज़न, कंप्यूटर, नवीन स्तर की रेलगाड़ियाँ, रोबोट आदि। दूसरा प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। उत्तर है, मेरा बचपन बड़े ही मनमोहक वातावरण में बीता है। मेरे पिताजी विदेश में नौकरी करते थे। मैं भी दो एक वर्ष उनके साथ वहीं रह कर आया था, पर उसके बाद मैं भारत में अपनी माताजी के साथ रहने लगा। माताजी के साथ रहते हुए भी मैं अपने पिताजी को कभी भूल नहीं पाया। मैं हर रोज़ उन्हें याद करता और उनके आने पर मुझे वे क्या क्या लेकर देंगे इसकी कल्पना कर मैं मन ही मन उछल पड़ता था। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब मेरे पिताजी विदेश से लौट आए। वे मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीज़ें लेकर आए थे। उन्हें पाकर मैं बहुत गदगद हो उठा, पर मेरी इच्छाएं पूरी होने में नहीं आती थी। जैसे जैसे मेरी एक इच्छा पूरी करते मैं दूसरी चीज़ें मांग बैठता। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बढ़िया सी कार चाहिए जिसमें मैं आप सबके साथ बैठकर सैर कर सकूं। पिताजी ने कहा कि मैं कार तो अवश्य ला कर दूंगा, पर उस पर बैठकर सैर करना संभव होगा या नहीं यह मैं नहीं
कह सकता। दूसरे ही दिन वे मेरे लिए एक ऐसी कार ले आए जो चाबी से चलती थी। उसे पाकर मुझे खुशी भी हुई और पिताजी की सोच पर आश्चर्य भी हुआ। नोट: प्रिय बच्चों, आप अपने बचपन की किसी भी घटना का वर्णन अपने शब्दों में करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। अब देखिए, अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर: सन 1935-40 में भी शिमला की सुंदरता अत्यधिक आकर्षित थी। आज भले ही प्रत्येक चीज़ का नवीनीकरण हो चुका हो, लेकिन तब भी चॉकलेट पेस्ट्री के विशेष रेस्तरां, खट्टे मीठे लाल काफल, चने जोड़ गरम व अनारदाने का चूर्ण खाने में लुभावना था। दूसरी ओर रिज पर घूमना, घोड़े की सवारी, जाखू का पहाड़, ऊंचाई पर स्थित चर्च, मॉल की दुकानों की चमक, स्कैंडल पॉइंट आदि ऐसे स्थान थे जो अपना ही आकर्षण रखते थे। इन सब से हम कह सकते हैं कि यदि आज से 70-80 वर्ष पूर्व की बात करें तो भी शिमला की सुंदरता में कोई कमी नहीं है। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर: इस पाठ में सर्वर का प्रयोग 2 स्थानों पर हुआ है। पहला प्रसंग है जूतों का। लेखिका लिखती है कि सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। दूसरा प्रसंग है जब वह लिखती है, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका का ट्रेन का मॉडल बना था। इन दोनों प्रसंगों में प्रयुक्त सर्वर शब्द के प्रयोग से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किसी व्यक्ति का नाम रहा होगा जिसे लक्ष्य कर लेखिका अपना जीवन अनुभव सुना रही है। इसके अतिरिक्त सर्वर शब्द का कहीं और प्रयोग नहीं हुआ जिसमें उसका किसी अन्य रूप में परिचय मिलता हो। और आगे है बच्चों, भाषा की बात। भाषा की बात के तहत देखिए क्या क्या प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिया और भाववाचक संज्ञा है। जैसे चमकना का चमक, उतरना का उतराई, खाना का खान, समझना का समझ। फिर आगे भी है मिलना का मेल, बदलना का बदलाव, रखना का रखाव, खरीदना का खरीद। तो इस तरह से आप आगे भी पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखे। तो देखिए, क का है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें उत्तर देखिए, क में है 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख का है 2 किलो अनाज दे दो। तो यह क्या है, निश्चित परिणामवाचक है। और ग का है कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और घ का है सभी लोग हंस रहे हैं। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अंगह में है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। तो मेरी और मेरी 2 जगह है। तो इन वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो उत्तर में देखिए, पाठ के आधार पर निम्नलिखित रेखांकित शब्द सार्वनामिक विशेषण है। जैसे एक का है अपने बच्चे, दूसरा है तुम्हारी दादी। तो इसमें दिया गया है। और आगे है
अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। तो ये सब देख सकते हैं कि अगर मुझे पोशाक बनाने को कहा जाए तो मैं ऐसी पोशाक बनाऊंगा जो भारतीय पहनावे पर आधारित हो, मुझ पर पहनकर जचती हो, देखने वाले भी इसकी तरफ किए बिना, नज़र किए बिना न रह सके। तो आगे इसमें भी है, दूसरा प्रश्न है कि 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़े के नमूना इकट्ठा करके बताओ और इन नमूनों को छूकर देखो तो अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहना जाता है। उत्तर है, कपड़ों के नमूनों का मुख्य रूप से 3-4 वर्गों में बांटा जाता है: रेशमी, सूती, ऊनी आदि। तो रेशमी कपड़ों के 2 प्रकार होते हैं: साटन, नकली रेशम के या असली रेशम के। रेशमी कपड़े मुलायम और हल्की चमक लिए होते हैं। सूती कपड़े कैसे होते हैं? सूती कपड़े प्रायः रेशमी कपड़ों की तुलना में मोटे, भारी और खुरदरे या मलमल जैसे बहुत ही महीन होते हैं। और ऊनी कपड़े कैसे होते हैं? टेरिबुल तथा असली ऊन के ये दोनों प्रकार के कपड़े मुलायम ना होकर खुरदरे होते हैं, पर बढ़िया ऊन के कपड़े मुलायम भी हो सकते हैं। सूती कपड़े गर्मी के मौसम में पहनने योग्य होते हैं। शिशिर और वसंत ऋतु में जब न बहुत सर्दी होती है और न बहुत गर्मी, रेशमी वस्त्रों का आनंद लिया जा सकता है और ऊनी वस्त्र सर्दी मौसम में पहने जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठे करो। तो उत्तर है, हथकरघा और मिल के कपड़ों के बनाने के तरीके में ज़्यादा अंतर नहीं है। हथकरघा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाथ से बनाया जाता है। इससे गर्मी को अपने साथ, इससे क्या होता है, इससे कर्मी को अपने हाथ से काम करना पड़ता है। इससे कपड़ा तैयार करने में अधिक समय लगता है और कपड़ा मोटा और खुरदरा बनता है। मिल में यह कार्य मशीनों द्वारा होता है, इसलिए वहाँ कपड़ा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और मिलों में निर्मित कपड़ा महीन, सफाई से बना और मुलायम होता है। जहाँ तक कपड़ा बनाने के तरीके का प्रश्न है, हथकरघा और मिल के कपड़े के लिए पहले ताना तैयार किया जाता है। ताना बनाने के बाद बाने द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह के पोशाकें प्रचलित है। कक्षा के बच्चों और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो भारत एक विशाल देश है, इसकी विशेषताएं हैं विभिन्न प्रांत और उनकी अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, खान पान, बोलियां व भाषा। तो यहाँ हम मुख्य रूप से भोजन और पहनावे की चर्चा करेंगे। अब पहला देखिए, कश्मीरी क्या खान पान है। यहाँ खान पान में है राजमा, चावल और मांसाहारी भोजन व कहवा आदि। और पहनावा, कश्मीरी लोग क्या पहनते हैं? स्त्रियाँ जो हैं फिरन सलवार और सिर पर रुमाल डालती हैं। और पुरुष क्या करते हैं? पठानी सूट, जैकेट और कश्मीरी टोपी पहनते हैं। पंजाब में खान पान क्या है? मक्की की रोटी, सरसों का साग, अचार, पापड़, खीर, लस्सी आदि। और पहनावा वहाँ क्या होता है? स्त्रियाँ सलवार कमीज व दुपट्टा पहनती हैं और पुरुष कमीज, धोती, कुर्ता, पैजामा व पैंट कमीज भी। केरल में खान पान क्या है? डोसा, सांभर, इडली, मांसाहार में मछली। और पहनावा, यहाँ की स्त्रियाँ लहंगा, चोली व साड़ी, ब्लाउज और पुरुष लुंगी व कमीज पहनते हैं। बंगाल का खान पान क्या है? चावल, मछली, बंगाली रसगुल्ले और संदेश व रसम। और पहनावा यहाँ की स्त्रियाँ का है साड़ी, ब्लाउज, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। और राजस्थान में देखिए क्या है, राजस्थान में खान पान है ढोकला, दाल बाटी, बाजरे की रोटी व चूरमा। और पहनावा में स्त्रियां लहंगा, चोली व चुनरिया पहनती हैं, पुरुष अंगरखा, धोती व सिर पर पगड़ी पहनता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रांत का विभिन्न तरह से खान पान, पहनावे हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।